वेलकम बैक गाइस। हम लोगों का सीए फाइनल लॉ का सुपर रिवीजन सीरीज चल रहा था। उसमें देखो, ये जो अपन ने क्या क्या कवर ऑलरेडी कर लिया है, सबसे पहले तो वो चेक करते हैं। तो अपना यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये वाला हो गया है। उसके बाद देखो, एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशंस एक्ट ये भी रिवीजन अपना हो गया है। एंड आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 इसका भी रिवीजन हो गया है, राइट। तो तीन एक्ट हो गया है। एंड ये आईबीसी इंसो मैंने मतलब अभी ये जो वीडियो है, दिस पर्टिकुलर वीडियो विल बी फोकस्ड कंप्लीटली ऑन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। तो इसमें क्या होगा, जो मेरा कैप्सूल नोट्स रहेगा उसी से मैं रिवीजन आप लोगों का कराऊंगा। दैट विल टेक 2 आवर्स। एंड बाद में, अभी नहीं, पहले तो आप लोग ये रिवीजन वीडियो से कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद बाद में इसका क्वेश्चन आंसर्स मैं कराऊंगा आईसीआई से। दैट विल टेक अनदर 1 आवर, राइट। तो टेंटेटिवली आईबीसी से आप लोगों का हर अटेम्प्ट में 10 मार्क्स का वेटेज ये चैप्टर आपको देके जाता है। कोई कोई अटेम्प्ट में 12 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम we will be starting with the content, right? And बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये रिक्वेस्ट भी आ रहा था कि सर आईबीसी 2016 अमेंडेड वाला जो है वो एक बार करा दो। सो आई थॉट दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अभी आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है, एंड रिजल्ट आने से पहले पहले मैं इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड आप लोगों को करा देता हूँ, राइट। चलो, तो ये एक्ट का नाम क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। तो नाम से जो पता चलता है, दिस एक्ट डील्स विथ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी ऑफ एनी कंपनी, राइट। दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे पहले ऊपर देखो, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर मतलब एंटायर इंडिया, राइट। अभी यहाँ पे राइट हैंड साइड कॉर्नर, यहाँ पे ये वाले पोर्शन में आ जाओ। ये एक्ट का वेटेज है 10 मार्क्स। एंड आई विल बी टेकिंग अराउंड 2.5 आवर्स टू मेक यू रिवाइज एवरीथिंग। एंड दिस इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन। ऐसा नहीं है कि मैं कोई कॉन्सेप्ट स्किप मतलब कोई कोई भी कॉन्सेप्ट स्किप हो रहा है, ऐसा नहीं है। दिस इज 100%, राइट। एंड 27 पेजेस आर अप्रोक्सीमेटली मैंने 27 पेजेस में इसको कवर किया है। चलो स्टार्ट करते हैं। This act came into force with effect from 20th May 2016। तो ये डेट आप लोग याद रखना, कभी हो सकता है एमसीक्यू में पूछ ले। 20th May 2016, राइट। ओके। नेक्स्ट थिंग इज, आप लोग हमेशा देखते हो कि हम लोग पढ़ते हैं कि कोई एक्ट है, बट ये एक्ट नहीं है, दिस इज अ कोड। अभी एक्ट और कोड का क्या डिफरेंस है? कोड का मतलब है, कोड मीन्स मल्टीपल लॉज आर कंबाइंड एंड वास्ट कवरेज। ओके, तो इतना ही आप लोग अभी के लिए देख लो, उससे ज़्यादा सिलेबस में ज़रूरत नहीं है। देन आईबीबीआई इज़ द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर आईबीसी। इंडिया में जो आईबीसी है, देखो जैसे क्या होता है, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए आईआरडीए है, स्टॉक मार्केट के लिए आपका सेबी है, बैंकिंग सेक्टर के लिए आरबीआई है, वैसा ही इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी के लिए आईबीबीआई इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी। आईबीबीआई का पूरा क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। आईबीबीआई स्टैंड्स फॉर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। देखो, पहले तो 3-4 पेज जो है, ये पूरा एक्ट का आप लोगों को मैं एक ब्रीफ करा दूंगा, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि क्या करने वाले हैं आगे। एंड ट्रस्ट मी, लास्ट डे आप लोग जब रिवाइज करते बैठोगे तो इसी फ्लो चार्ट से आपका पूरा रिवीजन पॉसिबल है। तो मैंने उसी हिसाब से इसको डिज़ाइन किया है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, द नोट्स आर डिजाइंड इन अ वेरी स्मार्ट वे, ताकि आप लोगों को, देखो सबको ये आईबीसी में बहुत दिक्कत आती है। क्योंकि उसका रीज़न क्या है? एक तो कोई भी आप जब कोई भी मटेरियल उठाओगे ना, ये बहुत बड़ा है। तो एक तो स्टूडेंट्स को पढ़ने में भी बोरिंग लगता है कि भाई इतना ड्राई टाइप का है, बड़ा भी है। तो इसीलिए इतना मैंने तो देखो, एक तो कलरफुल तरीके से बनाया एंड फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स है, सो आप लोगों को पढ़ने में मज़ा भी आएगा और याद भी रह जाएगा। चलो, अपना फर्स्ट थिंग इज,
डिफरेंस बिटवीन वाइंडिंग अप अंडर कंपनीज एक्ट 2013, देखो क्या क्या है। एक तो कंसेप्ट है वाइंडिंग अप जो है कंपनीज एक्ट 2013 में, एंड इंसॉल्वेंसी अंडर बैंकरप्सी, मतलब इंसॉल्वेंसी अंडर आईबीसी 2016। अभी ये दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? सी, सबसे पहले तो ये देखो इंसॉल्वेंसी है क्या। इंसॉल्वेंसी इज अ पोजीशन वेयर लायबिलिटी इज ग्रेटर देन एसेट्स, मतलब कोई भी कंपनी है जिसका लायबिलिटी एसेट से ज्यादा है, वो पोजीशन, वो स्टेट को हम लोग बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। अभी इंसॉल्वेंसी के दो पार्ट है। एक तो कंपलसरी, देखो जब इंसॉल्वेंसी में कोई कंपनी है उसके पास दो ऑप्शन है, एक तो कंपलसरी वाइंडिंग अप कराओ, नहीं तो वॉलेंटरी वाइंडिंग अप कराओ। वॉलेंटरी वाइंडिंग अप मतलब कंपनी चाहे तो उसके पास ये भी ऑप्शन है कि वो सरवाइव कर सकती है, बट यहाँ पे क्या वॉलेंटरली वो बोल रहा है कि अपने को वाइंड अप कराना है, अभी बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना है, राइट। तो कंपलसरी वाइंडिंग अप के केस में ये होता है कंपनीज एक्ट 2013 में। ये कंपलसरी वाइंडिंग अप जो है दिस इज कंपनीज एक्ट 2013, एंड वॉलेंटरी वाइंडिंग अप इज अंडर आईबीसी 2016। तो आईबीसी में वॉलेंटरी वाला केसेस कवर हो गया, एंड कंपलसरी वाइंडिंग अप वाला जो केस है दैट इज कवर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ये भी हम लोग इसका एक अलग सा चैप्टर कंपनीज एक्ट में है, वो भी करेंगे, ठीक है। ओके, वाइंडिंग अप करके एक अलग सा चैप्टर है। चलो, देन यहाँ पे देखो कंपलसरी वाइंडिंग अप जब होगा, ये केस में अपना जो एनसीएलटी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इट विल पास लिक्विडेशन ऑर्डर, एंड वो लिक्विडेशन ऑर्डर के हिसाब से कंपनी का वाइंडिंग अप होता है। लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, लिक्विडेशन एस्टेट बनाएगा, एंड लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर, एसेट बेच के लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना होता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, मतलब ये आईबीसी कोड कहाँ पे एप्लीकेबल है एंड कंपनीज एक्ट कौन सा केस में एप्लीकेबल है, ये उसका, ये डिस्कशन पर्टिकुलरली डेडिकेटेड है उसके ऊपर। नेक्स्ट थिंग इज एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटीज अंडर आईबीसी कोड। देखो यहाँ पे एक एंटिटी है। अभी एंटिटी दो टाइप का हो सकता है, हम सबको पता है, एक तो कॉरपोरेट, एक तो नॉन कॉरपोरेट। अभी कॉरपोरेट मतलब कंपनी एंड एलएलपी इसमें कवर्ड है। नॉन कॉरपोरेट मतलब कोई इंडिविजुअल हो गया, प्रोपराइटर हो गया, पार्टनरशिप फर्म वगैरह, ये सब नॉन कॉरपोरेट है। कॉरपोरेट के केस में हम लोग बोलते हैं कि द पोजीशन इज इंसॉल्वेंसी, एंड नॉन कॉरपोरेट के केस में जहाँ पे एसेट्स लाइबिलिटी ग्रेटर देन एसेट होता है वो पोजीशन को बोलते हैं बैंकरप्सी। कॉरपोरेट के केस में जो अपना एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटीज है, तो उसमें क्या आता है, सबसे पहला तो देखो ये फर्स्ट फर्स्ट स्टेप इज, इसको बोलेंगे एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी। तो कंपनी के केस में एनसीएलटी इज देयर, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एंड नॉन कॉरपोरेट के केस में द फर्स्ट ऑथोरिटी इज डीआरटी, दैट इज डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। अभी इसके बाद यहाँ पे जो ऑर्डर पास हुआ उसके अगेंस्ट अगर कुछ कंप्लेंट, कुछ अपील वगैरह करना है तो उसके बाद जाना होगा एनसीएलएटी, मतलब नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, और ये वाले केस में डीआरएटी, डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल। एंड ये चीज़ आप लोग याद रखोगे कि यहाँ पे जो आपका जो आईबीसी का जो ऑथोरिटीज़ है ना, इसमें नो जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इन आईबीसी 2016। आईबीसी के केस में हाई कोर्ट कहीं पे पिक्चर में नहीं आएगा। एनसीएलटी, एनसीएलएटी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, डीआरटी, डीआरटी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, आईबीसी डज नॉट अप्लाई टू बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, सिंस सेपरेट लॉ इज देयर गवर्न्ड बाय आरबीआई गाइडलाइंस। ये सबके ऊपर आरबीआई का गाइडलाइंस एप्लीकेबल है, एंड हेंस these are excluded from the purview of IBC code 2016। इसके बाद थर्ड पॉइंट इज बैकग्राउंड। तो वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ आईबीसी। देखो इंसॉल्वेंसी इज अ पोजीशन, उसमें दो ऑप्शन है। एक तो आप लोग इंसॉल्वेंसी को, कोई भी कंपनी है वो इंसॉल्वेंसी को इधर ट्रीट करेगा और अनट्रीटेड छोड़ देगा। देखो यहाँ पे एक और वर्ड आ जाएगा, एक तो उसके पास ऑप्शन है ट्रीट करो, नहीं तो अनट्रीटेड छोड़ दो। जहाँ पे ट्रीट करेगा, ट्रीटमेंट का मतलब है दे विल प्रिपेयर अ रिवाइवल प्लान, रिवाइवल प्लान विल सब्सिक्वेंटली गिव बर्थ टू रिजोल्यूशन प्लान, राइट। एंड जहाँ पे दूसरा केस में अगर अनट्रीटेड छोड़ना है,
ये आईबीसी कोड का पार्ट टू के हिसाब से, देखो पार्ट टू इज एप्लीकेबल टू कॉरपोरेट्स एंड पार्ट थ्री इज एप्लीकेबल टू नॉन कॉरपोरेट्स। जो नॉन कॉरपोरेट्स वाला पार्ट है वो अपना सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। आवर मेजर डिस्कशन विल रिवॉल्व अराउंड पार्ट टू ऑफ आईबीसी कोड 2016, दैट इज लिक्विडेशन ऑफ कॉरपोरेट्स। तो कॉरपोरेट्स का केसेस में ही हम लोग ज़्यादातर अपना डिस्कशन लिमिटेड रहेगा। अभी कॉरपोरेट्स में कौन आ जाते हैं, एक तो देखो कंपनी कोई भी, एलएलपी एंड एनबीएफसी हुज नेट वर्थ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 500। क्या बोला मैंने, ये यहाँ पे मैं स्टार मार्क करा दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। आईबीसी इज एप्लीकेबल टू, मतलब ये पार्ट टू वाला जो है, दिस इज एप्लीकेबल टू कॉर्पोरेट्स। अभी कॉर्पोरेट्स में कौन कौन कवर्ड है आईबीसी में, कंपनी, एलएलपी एंड एनबीसी हुज नेट वर्थ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 crores, दैट इज 500 crores और मोर। नेक्स्ट थिंग इज बर्ड्स आई व्यू ऑफ आईबीसी 2016। देखो इसमें कुछ कुछ लोग आएंगे एंड वी विल लर्न ग्रेजुअली कौन है ये लोग। फर्स्ट इज आईपी, आई विल यूज द शॉर्ट फॉर्म आफ्टरवर्ड्स, तो अभी के लिए मैं सारा बता देता हूँ। आईपी, आईपी का मतलब होता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। अभी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कौन बन सकते हैं, कोई भी सीए, सीएस, सीएमए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अभी इनके पास ये डिग्री होगा, उसके साथ एक चीज इंपॉर्टेंट है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर करना चाहिए एंड 10 साल का सीओपी होना चाहिए। सीओपी मतलब 10 years का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस, मतलब उसको सीओपी लिए हुए 10 साल हो गया है। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, इसका मतलब है दिस इज अ क्वालिफिकेशन, राइट। एंड उसके बाद देखो आईआरपी, आईआरपी का मतलब क्या है, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। जैसे इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज अ डेजिग्नेशन। अभी क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ क्वालिफिकेशन, ऑडिटर इज द डेजिग्नेशन, वैसे ही इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इज अ क्वालिफिकेशन एंड आईआरपी इज द डेजिग्नेशन। अभी देखो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, उसमें कौन कौन सा चीज चाहिए, एक तो सी ए, सी एस, सी एम एंड इंसॉल्वेंसी एग्जाम पास होना चाहिए एंड 10 साल का सीओपी। उसके बाद है आईपी, जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है। फर्स्ट स्टेज में कोई भी कंपनी में इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होगा एंड लेटर ऑन नेक्स्ट स्टेज में, मतलब उसको जब कंफर्म कर दिया जाएगा एनसीएलटी के द्वारा, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, दैट इज आईपी। मतलब ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है मैंने, ये आपका होगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, दिस इज आरपी, इसको हम लोग बोलेंगे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये आरपी होगा। चलो, देन एक और शॉर्ट टर्म हम लोग बार बार यूज करेंगे, सीओसी। सीओसी का मतलब है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। देन आर ए, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। देन सी डी और सी ए, इसका मतलब ये होता है कॉरपोरेट डेटर या तो कॉरपोरेट एप्लीकेंट। अभी देखो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स क्या है, जो जो क्रेडिटर्स मतलब जिन, मतलब कंपनी, कंपनी का जो लायबिलिटी है जिनके प्रति, वो सबको हम लोग, मतलब वो सब क्रेडिटर्स का जो एक कमिटी प्रिपेयर करना होता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को। तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो कमिटी क्रिएट करेगा ना, उस कमिटी का नाम है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स एंड इसमें क्रेडिटर्स लोग ये कमिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। देन आर ए, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कौन होता है, दीज आर सम, आप लोग ऐसा वेंचर कैपिटलिस्ट टाइप का याद रख सकते हो। रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कौन होता है, समझो कोई कंपनी लॉस मेकिंग है, उसमें कोई बड़ा कंपनी इंटरेस्टेड है कि उसको रिवाइव करना है। सो ये लोग रेजोल्यूशन एप्लीकेंट क्या काम करते हैं, ये कंपनी में दे इंजेक्ट मनी, बिग चंक ऑफ मनी दे इंजेक्ट एंड दे आस्क फॉर इक्विटी पार्टिसिपेशन, मतलब उनको पैसा देते हैं, उनको फ्यूचर में कंपनी जब प्रॉफिट में आएगा उनको इक्विटी चाहिए होता है, ओनरशिप, राइट। तो यही उनका इंटरेस्ट होता है। नेक्स्ट थिंग इज
कॉर्पोरेट डेटर क्या होता है? कॉर्पोरेट डेटर या तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। कॉर्पोरेट डेटर वो होता है जो कंपनी लॉस मेकिंग हो, मतलब जो कंपनी लॉस बना रही है ना, उसी को हम लोग कॉर्पोरेट डेटर बोलेंगे आईबीसी वाले चैप्टर में। देन ये फ्लो चार्ट ही इस चैप्टर का एसेंस है, जान है। आप लोग जो भी बोल सकते हो बोल लो, बिकॉज ये फ्लो चार्ट आप लोगों को एक बार समझ गया, दिमाग में बैठ गया, योर आईबीसी इज डन। ट्रस्ट मी गाइज, ये 3 पेज आप लोग थोड़ा 3 पेज तो नहीं बोलूँगा, ये 2 पेज आप लोग थोड़ा पेशेंस बना के रखना, बिकॉज ये फ्लो चार्ट समझना है अपने को बहुत अच्छे तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। सो वी आर थ्रू विथ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सबसे पहले देखो, यहाँ पे 3 लोग हैं, एक तो फाइनेंशियल क्रेडिटर, एक देखो ऑपरेशनल क्रेडिटर, एंड तीसरा है कॉर्पोरेट डेटर या तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। अभी फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन होता है? कोई भी बैंक, डिबेंचर होल्डर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो लोग लोन देते हैं बेसिकली, इनको हम लोग बोलेंगे फाइनेंशियल क्रेडिटर। अभी देखो, फाइनेंशियल क्रेडिट ये सब लोग क्या करेंगे ना, दे विल दे विल मेक एन एप्लीकेशन टू एनसीएलटी। यहाँ पे जो एनसीएलटी है, ये 3 लोगों में से कोई कोई भी एक, यहाँ पे देखो ये और करके लिखा है, तो इधर फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर कोई भी एनसीएलटी को एप्लीकेशन दे सकता है कि अपने को कंपनी का इंसॉल्वेंसी कराना है। अभी फाइनेंशियल क्रेडिटर हो गया, बैंक, डिबेंचर होल्डर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये लोग जब एप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पे आरबीआई का प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड है। एंड दूसरा केस कौन सा है? ऑपरेशनल क्रेडिटर। अभी ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन बन सकता है? कोई कंपनी का एम्प्लॉय है, समझो एम्प्लॉय का आउटस्टैंडिंग सैलरी ड्यू है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, मतलब आ, जो दूसरे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं, मतलब रेंट आउटस्टैंडिंग पड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग पड़ा है, गवर्नमेंट का टैक्सेस पड़ा है, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर में आएंगे एम्प्लॉय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट ड्यूज। नेक्स्ट थिंग इज कॉर्पोरेट डेटर। कॉर्पोरेट डेटर मतलब कंपनी इटसेल्फ, जो कंपनी लॉस बना रही है वो कंपनी को ही हम लोग बोलेंगे कॉर्पोरेट डेटर। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर जब यहाँ पे जो फाइनेंशियल क्रेडिटर, ये फाइनेंशियल क्रेडिटर जब एप्लीकेशन करेगा, दिस विल बी अंडर सेक्शन 7। ऑपरेशनल क्रेडिटर जब एप्लीकेशन करेगा, दैट विल बी अंडर सेक्शन 9। एंड कॉर्पोरेट डेटर जब एप्लीकेशन करेगा, दैट विल बी अंडर सेक्शन 10। तो अभी ये 3 लोग क्या करेंगे? दे विल सजेस्ट नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। मतलब इनके पास ही ऑप्शन है, कोई भी सीए, सीएस, सीए में जो भी इनको पसंद है, ये लोग उनका नाम एप्लीकेशन के साथ साथ एनसीएलटी को दे देगा। अभी एनसीएलटी को ये लोग क्या करेंगे? एप्लीकेशन फॉर इंसॉल्वेंसी फाइल करेंगे। इसका फॉर्म है फॉर्म नंबर 1। फॉर्म नंबर 1 के साथ साथ ये लोग सजेस्ट द नेम ऑफ आईपी। ठीक है, चलो इतना तक आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद यहाँ पे देखो, एनसीएलटी का काम क्या है? एनसीएलटी विल अपॉइंट आईपी एज आईआरपी। जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम इन्होंने दिया है ना, वही इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को एनसीएलटी विल अपॉइंट एज इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अभी ये अपॉइंटमेंट कब होगा? ऑन कमेंसमेंट डेट। ये कमेंसमेंट डेट का मतलब क्या है? कमेंसमेंट डेट कौन सा होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द डेट when NCLT accepts the application। तो कमेंसमेंट डेट क्या होता है? द डेट व्हेन एनसीएलटी एक्सेप्ट्स द एप्लीकेशन। वो डेट में एनसीएलटी आईपी को आईआरपी के हिसाब से अपॉइंट कर देगा। नेक्स्ट स्टेप इज अपना, देखो ये था अपना स्टेप 1। यहाँ पे एनसीएलटी जो करेगा, दिस इज स्टेप 2। उसके बाद ये जो आईपी, जो आईआरपी के हिसाब से अपॉइंट हुआ, ही विल हैव टू मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट। यहाँ पे वो क्या करेगा? ही विल मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट। अब ये पब्लिक अनाउंसमेंट जो करेगा आईआरपी, वो पब्लिक अनाउंसमेंट में क्या क्या चीज़ मेंशन होना चाहिए, नीचे बॉक्स में लिखा हुआ है।
he will have to mention the name of the company, name of IRP, last date of claim, that is maximum 180 days तक क्लेम मिल जाना चाहिए क्रेडिटर्स को। नेक्स्ट थिंग इज पेनल्टी ऑफ फॉल्स क्लेम, कोई भी क्रेडिटर अगर कोई भी फॉल्स क्लेम डालता है तो उसके लिए पेनल्टी क्या होगा वो भी मेंशन होना चाहिए। लास्ट डेट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोसेस, मतलब रेजोल्यूशन प्रोसेस कब तक कंप्लीट होना चाहिए, एंड कंपनी रजिस्टर्ड अंडर विच अथॉरिटी, अभी कोई भी कंपनी है ये विच अथॉरिटी मतलब क्या है, कंपनीज एक्ट में, मतलब समझो कोई कंपनी है इंडिया में रजिस्टर्ड है, वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होगा, तो वही अथॉरिटी को लिखना, मतलब वही अथॉरिटी का नाम दे देना पड़ेगा, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो बेसिकली यहाँ पे जो कंपनीज का बात करेंगे हम लोग, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का नाम उसको लिखना पड़ेगा कि दिस इज द अथॉरिटी अंडर विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड। देन उसका नेक्स्ट स्टेप है, ऑन रिसिप्ट ऑफ अनाउंसमेंट क्रेडिटर्स सबमिट्स क्लेम टू आईआरपी। जो भी क्रेडिटर्स है वो पब्लिक अनाउंसमेंट जब क्रेडिटर्स पढ़ेगा, मतलब वो पब्लिक अनाउंसमेंट देखने से क्रेडिटर को लगेगा ना, अरे भाई कंपनी अभी इंसॉल्वेंसी में जा रहा है, अपने को अपना क्लेम मांगना है, तो दे विल कम एंड आईआरपी वेरीफाइज द क्लेम्स एंड कॉन्स्टिट्यूट। देखो अभी उसके बाद वाले स्टेप में आईआरपी क्या करेगा, आईआरपी वेरीफाइज द क्लेम्स एंड ही विल कॉन्स्टिट्यूट द सीओसी। आईआरपी क्लेम्स का वैलिडिटी चेक करेगा एंड सारा वैलिड जो भी ऑथेंटिक क्रेडिटर्स है उनको लेके ही विल हैव टू फॉर्म अ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। उसके बाद यहाँ पे देखो एफसीज, एफसीज का मतलब है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कंस्टिट्यूट सीओसी। जनरली जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है इसमें फाइनेंशियल क्रेडिटर्स लोग ही बैठते हैं। इफ फाइनेंशियल क्रेडिटर इज नॉट देयर देन 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर फॉर्म सीओसी। ये आप लोग याद रखना कि कोई भी कंपनी में अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर है तो इन दैट केस COC will comprise of financial creditors only. But where in a company financial creditor is not there, in that case 18 largest operational creditors will form COC। अभी देखो ये COC में कोई भी रेजोल्यूशन पास कराना होगा, इन दैट केस 66% वोटिंग से वो रेजोल्यूशन को अप्रूव कराना पड़ता है COC में। बट ये जो 66% है दैट डज नॉट इंक्लूड वोट्स नॉट कास्टेड इन सीओसी मीटिंग। मतलब क्या है, मेंबर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग एंड वोटेड, प्रेजेंट एंड वोटेड, मतलब जो मेंबर्स प्रेजेंट है, एक तो दो कंडीशन है, प्रेजेंट होना चाहिए, जो देखो जो मीटिंग अटेंड ही नहीं किया उसका तो काउंट ही नहीं करना है, सिर्फ काउंट कौन सा करेंगे, जो प्रेजेंट था एंड जिसने वोट कास्ट किया है। ओके तो नेक्स्ट थिंग इज द, ये यहाँ पे क्या है, सीओसी मतलब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। तो ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स दे विल अपॉइंट आरपी इन सीओसी मीटिंग। ये जो सीओसी मीटिंग होगा, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का जो मीटिंग होगा, इन दिस मीटिंग कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स विल अपॉइंट, आरपी का मतलब है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो ये लोग रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करेंगे। तो ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन बन सकते हैं, इधर द आईआरपी जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल पहले था, एक तो वो बंदा बन सकता है आपका रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, और एनी न्यू आईपी, एनी न्यू इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कैन बिकम आरपी। तो क्या बोला, इधर जो आईआरपी काम कर रहा था अभी तक वो, मतलब एक तो देखो क्रेडिटर्स अगर उसका काम से सेटिस्फाइड है, मतलब अनाउंसमेंट ठीक से कर दिया, सारा क्लेम वेरीफाई ठीक से किया, सबका क्लेम को ध्यान रखा, तो इन दैट केस उसका काम सेटिस्फैक्टरी होगा, तो COC will select that interim resolution professional only as RP, and in other case any new insolvency professional can become RP। उसके बाद वाले स्टेप में क्या है, नेक्स्ट थिंग इज द रेजोल्यूशन। देखो अभी तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल पिक्चर में आ गया, सो द नेक्स्ट थिंग विल बी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल प्रिपेयर्स इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। तो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम ये बनाएगा कौन, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अभी इंसॉल्वेंट क्या बोलते हैं इसको, अभी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में क्या होगा, एक तो उसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रहेगा कंपनी का, प्लस एनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। तो ये रेजोल्यूशन देखो, ये जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम प्रिपेयर करेगा, ही विल गिव दिस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम टू रेजोल्यूशन एप्लीकेंट।
अभी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कौन है, मैंने पहले एक बार बोला था, फिर से एक बार देख लो। रेजोल्यूशन एप्लीकेंट वो होता है, दे विल इंजेक्ट मनी इन द कंपनी, दे विल इंजेक्ट मनी इन द कंपनी फॉर इट्स रेजोल्यूशन टू गेट इक्विटी स्टेक आफ्टर रिवाइवल। तो ऐसा जो कंपनी है उसको रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बोलेंगे। रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को जो रेजोल्यूशन जो अपना जो आरपी है, आरपी विल गिव द मेमोरेंडम टू रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। उसके बाद ये जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है, दे विल प्रिपेयर अ रेजोल्यूशन प्लान। अभी रेजोल्यूशन प्लान कौन प्रिपेयर करेगा, देखो ये एरो यहां से यहां तक आ रहा है, ठीक है। सो अपना ये जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है, ही विल प्रिपेयर अ रेजोल्यूशन प्लान। रेजोल्यूशन प्लान मतलब रेजोल्यूशन प्लान प्रिपेयर करने के बाद द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट विल अगेन रेफर बैक टू द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। जो अपना रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, ये मेमोरेंडम बना के फिर से उसको दे देगा। अभी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेगा, ही विल वेरीफाई रेजोल्यूशन प्लान। वेरिफिकेशन में कौन कौन सा पॉइंट आता है वो पढ़ लेंगे, क्या क्या वेरीफाई करना है। एक तो देखो, कंप्लायंस विद द एक्ट। एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013 एंड आईबीसी कोड 2016। यहाँ पे जो मैंने कंप्लायंसेस विद एक्ट करके लिखा है, इसमें दो बातें हैं। एक तो कंपनीज एक्ट 2013 का प्रोविजंस, एंड सेकंड थिंग इज इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016। तो ये जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, ही विल वेरीफाई द रेजोल्यूशन प्लान विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंसेस विद द एक्ट्स। दैट मींस टू एक्ट्स आर देयर, कंपनीज एक्ट 2013 एंड आईबीसी 2016। उसके बाद he will have to verify compliances with IBBI guidelines, and he will have to check whether interest of creditors are taken care of। उसको ये भी देखना है कि हर एक क्रेडिटर का जो इंटरेस्ट है, जो ड्यूज है, उसको ध्यान में रखा गया है कि नहीं। उसके बाद देखो, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वेरीफाई करने के बाद ही विल सबमिट द रेजोल्यूशन प्लान टू द सीओसी। अभी सीओसी मतलब जो अपना कमिटी ऑफ क्रेडिटर है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विल सबमिट इट टू सीओसी। सीओसी को क्यों सबमिट करें, देखो सीओसी हैज टू अप्रूव द प्लान बाय 66% वोटिंग। अभी 66% वोटिंग में कौन कौन आएगा वो तो बता दिया था, तो सीओसी विल हैव टू अप्रूव द प्लान बाय 66% वोटिंग। उसके बाद ये जो अप्रूवल आ गया, देखो सीओसी का जो अप्रूवल आ गया, तो सीओसी इसको फिर से किसको दे देगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को दे देगा। सीओसी आफ्टर अप्रूवल द ही विल मतलब सीओसी अप्रूवल के बाद उसको फिर से आरपी को दे देगा। आरपी उसके बाद क्या करेगा, आरपी विल सबमिट रेजोल्यूशन प्लान टू एनसीएलटी। ये नेक्स्ट वाला पेज में यहाँ पे ही विल सबमिट, मतलब जो आरपी है, ही विल हैव टू सबमिट द रेजोल्यूशन प्लान टू एनसीएलटी। एनसीएलटी को सबमिट करना है विद इन 180 डेज फ्रॉम एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन बाय एनसीएलटी। अभी विद इन 180 डेज फ्रॉम एप्लीकेशन, इसी को हम लोग बोलेंगे लेस देन, मतलब विद इन 180 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट डेट। तो 180 दिन कमेंसमेंट डेट से 180 दिन के अंदर अंदर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, एनसीएलटी को अपना रेजोल्यूशन प्लान दे देना चाहिए। उसके बाद अभी केस चला गया एनसीएलटी के पास, कंपनी का काम यहाँ पे खत्म होता है, एनसीएलटी के पास चला गया। अभी एनसीएलटी के पास दो ऑप्शन है, एक तो एनसीएलटी कैन अप्रूव, दूसरा केस है रिजेक्ट। अभी एनसीएलटी अप्रूव करता है या फिर रिजेक्ट करता है, जो भी करेगा ये चीज होना चाहिए सबमिशन से 90 डेज के अंदर अंदर, विद इन 90 डेज फ्रॉम सबमिशन। तो रेजोल्यूशन प्लान एनसीएलटी को सबमिट किया गया, वहां से लेके 90 दिन के अंदर अंदर एनसीएलटी विल हैव टू डिसाइड ईदर टू अप्रूव और टू रिजेक्ट। जहां पे अप्रूवल का केस आता है, वो वाला सीन में देखो, जहां पे
अप्रूवल वाला केस आता है, इन दैट केस रेजोल्यूशन विल स्टार्ट। तो रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। इफ, यहाँ पे एक केस है, इफ द रेजोल्यूशन फेल्स, तो मतलब रेजोल्यूशन फेल कब होगा, जब जो कंपनी है वो रेजोल्यूशन प्लान को फॉलो नहीं कर पा रहा है, कंप्लायंसेस नहीं कर पा रहा है, इन दैट केस देखो, क्रेडिटर्स में अप्लाई टू एनसीएलटी एंड एनसीएलटी पासेस लिक्विडेशन ऑर्डर। तो जहां पे रेजोल्यूशन प्लान फेल हो जाता है, इन दैट केस क्रेडिटर्स में अप्लाई टू एनसीएलटी एंड एनसीएलटी कैन पास अ लिक्विडेशन ऑर्डर। इन दैट केस लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये एरो यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो रिजेक्ट, अभी फिर से ये राइट वाला ब्रांच में आओ। एनसीएलटी के पास दूसरा ऑप्शन क्या था अपना, रिजेक्शन। जहाँ पे रिजेक्ट करेगा वहाँ पे लिक्विडेशन विल स्टार्ट। लिक्विडेशन के केस में एनसीएलटी विल हैव टू अपॉइंट अ लिक्विडेटर एंड द लिक्विडेटर शैल फॉर्म अ लिक्विडेशन एस्टेट। लिक्विडेशन एस्टेट क्या होता है? लिक्विडेशन एस्टेट बेसिकली इज, मतलब एसेट बेच के जो भी पैसा आया उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडेशन एस्टेट। तो ही शैल हैव टू फॉर्म अ लिक्विडेशन एस्टेट एंड लिक्विडेशन एस्टेट में से ही विल हैव टू डिस्चार्ज ऑल लायबिलिटीज। अब ये जो लायबिलिटीज को डिस्चार्ज करेगा, दिस विल हैव टू फॉलो प्रायोरिटी वाटरफॉल एज मेंशन्ड इन दिस एक्ट। ये एक्ट में एक प्रायोरिटी सेट किया हुआ है कि सबसे पहले इसको पैसे देना, उसके बाद उसको देना, थर्ड रैंकिंग उसका, फोर्थ रैंकिंग उसका, तो वो प्रायोरिटी वाटरफॉल बोलेंगे उसको। तो लिक्विडेशन एस्टेट से प्रायोरिटी वाटरफॉल के हिसाब से सबका लाइबिलिटीज को डिस्चार्ज किया जाएगा। चलो, अपना ये फ्लो चार्ट खत्म हुआ। आप लोगों को मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, ये फ्लो चार्ट को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद कर लो, बिकॉज इसमें पूरा आईबीसी कवर्ड है। ठीक है, लास्ट डे में आप लोग इतना देख के चले जाओगे, आप लोगों को सब याद आ जाएगा अंदर का कंटेंट क्या था। चलो, नेक्स्ट थिंग इज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। इन मतलब ड्यूटीज क्या होता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का ड्यूटी देखो। दे विल हैव टू एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस, कंप्लाई विथ लॉज ऑफ आईपीए। लॉज ऑफ आईपीए, यहाँ पे आईपीए का क्या मतलब है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। अभी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी को कौन बन सकता है, आईसीएआई, आईसीएसआई। तो insolvency professional will have to exercise due diligence while discharging their function and comply with laws of IPA, then submit records during investigation। मतलब कोई भी यहाँ पे अपना कंपनीज एक्ट में हम लोग ने देखा है ना, अंडर सेक्शन 206 में जो इन्वेस्टिगेशन होता है, वो इन्वेस्टिगेशन अगर कंपनी में चल रहा है तो दे विल हैव टू सबमिट ऑल द रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग एनी इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 206, राइट? ओके, नेक्स्ट थिंग इज इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या है? दिस इज बेसिकली अ सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस। दे स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन यूनिवर्सल फॉर्मेट। देखो, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी इज अ सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन यूनिवर्सल फॉर्मेट। they maintain quality standard and authenticate informations, maintain interoperations between information utilities। इतना देखो, एक ब्रॉड सा आइडिया दे दूं। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी मतलब ऑथराइज, मतलब आप लोग अगर शॉर्ट में इसका, तो देखो क्वेश्चन आने से रहा, कभी ये सब आता नहीं है। इसको आप लोग बस इतना याद रख लो, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का मतलब है ऑथराइज्ड टेक्नोलॉजी पार्टनर्स। मतलब जो लोग वेबसाइट्स ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, समझ लो यहाँ पे टीसीएस है, आईबीएम है, तो समझ लो कि वो आईटी मेंटेनेंस का काम उनको दिया गया, वेबसाइट वगैरह, तो उनको बोलेंगे इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ आईबीसी। देखो, आईबीसी में जो अपना रेगुलेटर कौन था, आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इनका तीन काम है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड क्वासी जुडिशियल। सबसे पहले देखो, आईबीबीआई, इसमें तीन लोग आते हैं आईबीबीआई के अंडर, एक तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, एक इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। ये तीन लोगों को मैनेज करके चलना होता है आईबीबीआई को। सो दे विल, देखो यहाँ पे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल में सीए, सीएस, सीएमए। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी जैसे एग्जांपल आईआईआईपी ऑफ आईसीएआई, ऐसा सीएस इंस्टीट्यूट का भी है।
देन इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का मतलब है डेटा बैंक्स, वेबसाइट्स एक्सेट्रा। एग्जाम्पल के हिसाब से समझ लो टीसीएस। अभी जो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है ना, इनका काम है, एक तो लेजिस्लेटिव फंक्शन है, एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है एंड एक क्वासी जुडिशियल फंक्शन है। लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या है? दे विल हैव टू मेक कोड ऑफ कंडक्ट्स फॉर आईपीस। यहाँ पे कोड हो गया, कोड होगा ये। तो दे विल हैव टू, देखो, लेजिस्लेटिव फंक्शन में कोड ऑफ कंडक्ट जो प्रिपेयर करना है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के लिए, एक तो वो लेजिस्लेशन आ गया। देन एग्जीक्यूटिव फंक्शन मतलब टू मॉनिटर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स कैसे काम कर रहे हैं, सब ड्यू डिलिजेंस हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट थिंग इज क्वासी जुडिशियल फंक्शन, मतलब डिसिप्लिनरी एक्शंस अगेंस्ट आईपीस। तो आप लोग ये तीन जो फंक्शन है इसको ऐसे ही याद रखना। लेजिस्लेटिव फंक्शन में क्या आ गया? कोड ऑफ कंडक्ट फॉर आईपीस। एग्जीक्यूटिव फंक्शन में क्या आ गया? टू मॉनिटर आईपीस। क्वासी जुडिशियल फंक्शन में क्या आ गया? डिसिप्लिनरी एक्शंस अगेंस्ट आईपीस। तो यहां तक जो भी अपना डिस्कशन हुआ, ये अपना आईबीसी कोड का सारा जो, मतलब इसको समझने के लिए जितना चाहिए अपना बेस अभी प्रिपेयर हो गया है। तो देखो, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा आप लोग यहीं पे पॉज करो, स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक एक बार फिर से वीडियो को देख लो फास्ट फॉरवर्ड मोड में। ठीक है, वीडियो को फिर से यहाँ तक देख लो, सो दैट आप लोगों का दिमाग में वो छप जाए कि इंसॉल्वेंसी आईपीसी कोड में अपन क्या करने वाले हैं, राइट? तो ऐसा ही। एंड देखो, पेज नंबर 54 है ये, दिस इज पेज नंबर 54। तो पेज नंबर 54 तक आप लोग फिर से एक बार यहाँ पे पॉज करके सुन लेना। चाहे तो एक और चीज़ कर सकता हूँ, मैं यहाँ तक ये वीडियो को कट कर रहा हूँ एंड इसके बाद वाला जो पोर्शन रहेगा ना उसको मैं पार्ट 2 में कर दूंगा, राइट? तो ठीक है, चलो यहीं पे इसको एंड करते हैं। कंटिन्यूएशन आप लोग इसी वीडियो का पार्ट 2 में देख लेना। गाइज, आई होप कि ये रिवीजन सीरीज आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। एंड इफ़ यू गाइज आर लाइकिंग इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, सिंस देखो मैं आई एम गिविंग अ लॉट ऑफ एफर्ट to make you guys help for your exam, and it's all free of cost. So वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड आप लोगों को कुछ फीडबैक देना होगा तो कमेंट सेक्शन इज़ देयर। योर वैल्यूएबल फीडबैक्स आर मोस्ट वेलकम। चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।